Hello everyone. Before moving towards the main topic that is theories of indicator, हम थोड़ा सा एसिड और बेस के बारे में और डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एसिड और बेस कैसे हम एसिड और बेस को बेस किन थ्योरीज के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या कह पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि HCl है, एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो हम उसे एसिड की कैटेगरी में डाल दे रहे हैं। तो ये ऐसा किसने कहा और कैसे हम इसको मान लें। ठीक है, तो उसके लिए कुछ थ्योरीज साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दी, जिसे हम एक बार ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कैसे एसिड और बेस को डिफाइन करा है अलग अलग थ्योरीज को कंसीडर कर करके। तो सबसे पहली थ्योरी है द आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। स्वैंटे आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, इन 1887 में इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था और इसके बेसिस पे इन्होंने एसिड और बेस को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो इनका कहना क्या था, मेनली इनका कहना था कि एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन वाटर टू प्रोड्यूस वन और मोर हाइड्रोजन आयंस। इन्होंने जो बात की थी वो हाइड्रोजन आयंस की बात करी थी। ठीक है, एसिड के लिए, और बेस के लिए इन्होंने कहा था कि बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस वन और मोर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन। और ये दोनों ही इन्होंने किसमें कहा था, इन एक्वस मीडियम। ठीक है, तो एक्वस मीडियम में जब कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व होगा, डिसोसिएट होगा, अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, तो जो एटम, जो मॉलिक्यूल जो होगा हमें डिसोसिएट होके H आयंस देगा वो आपका एसिड होगा, और जो OH आयन देगा वो बेस होगा। ठीक हो गया, इनकी ये बात मान ली गई। न्यूट्रलाइजेशन क्यों होता है, इन्होंने कहा कि न्यूट्रलाइजेशन होता है कि जब हाइड्रोजन आयन और OH आयन जो होते हैं रिएक्ट हो जाते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तब न्यूट्रलाइजेशन होता है। बात भी ठीक है और हम इसको आज तक मानते आ रहे हैं ऐसा होता है, लेकिन लिमिटेशन कहाँ थी इनकी थ्योरी की। इनकी सबसे पहली लिमिटेशन ये आई कि some compounds are basic in nature but they do not contain hydroxyl group। देखा हमने, अब सोडियम कार्बोनेट हम लेके चल रहे थे, मान लीजिए Na2CO3 हमने स्टैंडर्ड की तरह यूज किया था, इसे प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह स्टैंडर्डाइजेशन में। अब इसमें कहाँ है OH आयन, नहीं है OH आयन। तो इनकी थ्योरी इसको डिफाइन करने में असमर्थ थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिमिटेशन हो गई कि ये ऐसे कंपाउंड्स को डिफाइन नहीं कर पाए, डिस्क्राइब नहीं कर पाए जिनमें OH आयन नहीं था। ठीक है, और वो बेसिक नेचर के भी थे, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट जैसा होता है कि इसमें OH आयन भी नहीं है और तब भी ये बेसिक नेचर का है। तो यहाँ इनकी थ्योरी फेल हो गई कि यहाँ तो OH आयन भी नहीं है तब भी ये बेसिक नेचर। ओके, तो पहली लिमिटेशन ये हो गई। ऐसे ही अगर हम एसिड्स की बात करें तो कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, उसके बाद भी वो एसिड होते हैं। ठीक है, तो सम कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन आयंस बट स्टिल शोज एसिडिक प्रॉपर्टी इन एक्वस मीडियम। ठीक है, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, CO2 है, सबसे बेसिक एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कोई H आयन नहीं है लेकिन फिर भी एसिडिक नेचर शो करता है। FeCl3 है, या फिर कॉपर सल्फेट है, CuSO4। ये सारे ऐसे एसिड्स एसिडिक नेचर शो करते हैं एक्वस मीडियम में, लेकिन इनके किसी के भी पास H आयन नहीं है। ठीक हो गया, तो ये एसिड है। दो पॉइंट्स ये हो गए। दूसरा क्या है, इन्होंने कहा कि एक्वस मीडियम में डिसोसिएट होंगे। ठीक है, लेकिन ये एक्वस स्टेट में इन्होंने कहा, लेकिन गैसियस स्टेट की बात ही नहीं करी। ठीक है, जबकि हम देखते हैं अमोनिया अगर HCl से रिएक्ट करे, NH3 अगर HCl से रिएक्ट करे, गैस, दोनों ही गैस है।
तो ये फॉर्म करेगी NH4Cl विच इज सॉलिड इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ एक्वस मीडियम नहीं है, गैसियस फॉर्म में है ये, उसके बाद भी ये डिसोसिएट होने के बाद ये रिएक्शन दे रहे हैं, और ये एक ऐसा बेस है जिसमें OH आयन भी नहीं है। ठीक हो गया, उसके बाद भी रिएक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक लिमिटेशन हो गई कि अरेनियस एसिड बेस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन एक्वस स्टेट बट नॉट फॉर द गैसियस स्टेट। इन्होंने गैसियस स्टेट के बारे में डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो गया। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा था कि आपका जो H आयन होता है, H आयन जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में फ्रीली अवेलेबल होता है। अर्हीनियस ने कहा था कि H आयन इज अवेलेबल फ्रीली इन एक्वस सॉल्यूशन, बट एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारा H आयन हम एक्वस मीडियम में डाल रहे हैं, कोई भी H आयन अगर प्रेजेंट है एक्वस मीडियम में, क्योंकि वाटर का जो नेचर है वो एम्फोटेरिक नेचर है, मतलब कि वो एसिड की तरह भी एक्ट करता है, बेस की तरह भी करता है, तो H आयन जब उसे मिलते हैं तो रिएक्शन शो करता है। ठीक है, जस्ट रिएक्शन शो करता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है H3O पॉजिटिव। ठीक है, एक्वस मीडियम में। तो ये हाइड्रोनियम आयन जो है, तो इनकी ये जो बात थी कि H आयन जो है ये फ्रीली प्रेजेंट है, फ्री है एक्वस मीडियम में, यहाँ पर ये लिमिटेशन हो गई इनकी, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है H आयन जो होता है अगर एक्वस मीडियम में है तो हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट करके हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहता है, और यही जो फॉर्म होती है जो कि रिएक्ट करती है फर्दर। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ भी इनकी थ्योरी फेल हो गई कि ये फ्री फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जिस थ्योरी की बात करने वाले हैं दैट इज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी। अब दो साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, जिन्होंने 1923 में ये थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक है, ये थ्योरी जो थी आर्हीनियस थ्योरी का एक्सटेंशन ही थी। ठीक है, तो एक्सटेंशन थी, इसका मतलब कुछ चीजें पहले जैसी भी थी और थोड़े सा उन्होंने उसमें ऐड किया था। तो इन्होंने एसिड के लिए क्या कहा था, एसिड इज अ सब्सटेंस विच इज रिच इन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, कहा तो आर्हीनियस ने भी यही था, लेकिन उन्होंने और आगे क्या कहा, जो कि डोनेट कर देता है अपने प्रोटॉन को, किसको, बेस के लिए। ठीक है, और बेस क्या कहा इन्होंने, बेस क्या होते हैं, बेस वो होते हैं जो कि डेफिशिएंट होते हैं इन प्रोटॉन्स। डेफिशिएंट, ऊपर का पूरी, बेस इज द सब्सटेंस विच इज डेफिशिएंट इन प्रोटॉन्स एंड accepts it from the base, sorry, acid. तो base is a substance which is deficient in a protons and accept it from the acid. तो एसिड की डेफिनेशन इन्होंने ये दी और बेस की इन्होंने ये दी। अभी हम लोग एक काम करेंगे, एक टेबल टाइप की समराइज कर लेंगे, उसमें हम देख लेंगे कि कौन सी थ्योरी में क्या मेनली कहा गया और किस चीज़ के लिए वो नोन है। इससे क्या होगा, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी का मेन मुद्दा क्या था, तो आप तुरंत बता दोगे कि उन्होंने प्रोटॉन्स के डोनेशन और एक्सेप्शन के बारे में, एक्सेप्टर और डोनेटर, प्रोटॉन्स, एक्सेप्टर कौन होगा, प्रोटॉन डोनेट कौन करेगा, उसके बारे में बताया था। ठीक है, या फिर अगर आपसे कहेंगे अर्हीनियस ने क्या कहा था, तो आप सीधे से कह दो कि अर्हीनियस ने कहा था एसिड वो होते हैं जिनमें H आयन होता है, बेस वो होते हैं जिनमें OH आयंस होता है। ठीक है, तो इस टाइप से समराइज कर लेंगे। और इन्होंने क्या किया था, एक जो फंडा था, हम अभी बात कर रहे थे ना कि H आयन जो होते हैं वो अगर एक्वस सोल्यूशन में होते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करके बताया था कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है। राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन करा था
जिसमें HCl को इन्होंने रिएक्ट कराया, डिजोल्व किया वाटर में। सिंपली हम डिजोल्व करते हैं HCl वाटर में, आप कहते हैं कि एसिडिक सोल्यूशन है। तो वो एसिडिक सोल्यूशन किस चीज़ की वजह से हो रहा है? उन्होंने कहा कि वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है, प्लस Cl आयन उसमें डिजोल्व घूमते रहते हैं। मतलब एक्चुअली ये सिचुएशन होती है, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें फ्री H आयन होंगे। तो इन्होंने कहा कि हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में ये घूमते रहते हैं, हाइड्रोजन जो रिलीज किया है HCl, ठीक है। तो इसको इन्होंने, यही रिलेशनशिप था ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी और आर्हेनियस के बीच में, राइट। अब उन्होंने क्या किया नेक्स्ट, ये जो प्रोटॉन हाइड्रोजन है, जब H3O पॉजिटिव संपर्क में आता है OH आयन के, तो इसमें यहां से जो होता है H आयन रिलीज होता है और H2O फॉर्म होता है, ठीक है। इस तरह से H2O बन जाता है। तो ये इनकी रिलेशनशिप था आपस में, आर्हेनियस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी का। दूसरा इन्होंने एक थ्योरी दी कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर की, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट दिया था एक इन्होंने। फॉर एग्जांपल ये कोई एसिड है, ठीक है, Ha से डोनेट किया इन्होंने और उसको वाटर के साथ इन्होंने रिएक्ट जब हम कराएंगे तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो H3O प्लस बनेगा, प्लस आपका वही क्लोरीन जो बचा हुआ था उसको A लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इस केस में इन्होंने क्या कहा, जब हम इस तरफ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस समय ये हमारा एसिड है इस डायरेक्शन में जाने की तरफ, ठीक है, और ये एक्ट करेगा एज अ बेस। क्यों? क्योंकि ये एसिड क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को। इन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन करा यहाँ पर कि एसिड जो है डोनेट कर रहा है प्रोटॉन, इसलिए एसिड है, इसने इसको डोनेट करा और ये तो फिर ये बेस की तरह एक्ट करेगा। लेकिन जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड करने की बात करते हैं, उस समय कौन डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन ये डोनेट कर रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एसिड की तरह ये एक्ट करेगा और बेस की तरह ये एक्ट करेगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये एसिड है, तो Ha का अगर इस एसिड का अगर कंजुगेट बेस कहेंगे तो वो क्या होगा, A, ठीक है। तो इसका ये बेस पेयर बनेगा। तो बेस पेयर अगर हमें बनाना है तो ये है हमारा बेस पेयर, सॉरी कंजुगेट पेयर, रियली सॉरी। दूसरा कंजुगेट पेयर हमारा कौन सा है, इस एसिड बेस का कंजुगेट पेयर है। तो एक एसिड और एक बेस, एक तरफ एक एसिड की तरफ एक्ट कर रहा है, एक तरफ वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है, उसको आपस में कंजुगेट पेयर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी, क्योंकि इन्होंने कही थी ये बात, तो अकॉर्डिंग टू लगा देंगे उसमें कि अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी, इस जो रिएक्शन है अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो कौन सा एसिड कौन सा बेस है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी तो कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो इस तरीके से कौन कौन से जो दो हैं वो आपस में कंजुगेट पेयर कहलाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं इनकी लिमिटेशन की। इनकी लिमिटेशन क्या थी? पहली लिमिटेशन की, दिस थ्योरी डज नॉट गिव एनी आइडिया रिगार्डिंग एसिड एंड बेस नेचर ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब जब जिसके पास हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, ठीक है, वो एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। जो हाइड्रोजन आयन डेफिशिएंट सॉल्वेंट है वो क्या हो गया, एप्रोटिक, यानी प्रोटॉन है ही नहीं। ए मतलब नहीं है, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन है ही नहीं, तो H आयन डेफिशिएंट सॉल्वेंट जो भी हैं वो एप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं, ये याद रखेंगे।
तो ये एप्रोटिक सॉल्वेंट्स को एक्सप्लेन करने में ये असमर्थ थे, ये इनकी लिमिटेशन थी। ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स को ये नहीं बता पाए, एसिड और बेसिक नेचर के बारे में थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी एप्रोटिक सॉल्वेंट्स को। ठीक है, तो जिनके पास प्रोटॉन ही नहीं है उन सॉल्वेंट को कौन करेगा फिर एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये थ्योरी तो फिलहाल नहीं कर पाई, आगे कोई थ्योरी आएगी तो उसको हम देखते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज थी कि इन्होंने पानी का जो नेचर था ना, एम्फोटेरिक नेचर, इसको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। इस वजह से एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर हमारे सामने आया कि कई बार ये एसिड की तरह भी एक्ट करता है। अगर HCl के साथ ले लेंगे तो बेस की तरह एक्ट करेगा, और अगर NH3 के साथ, अमोनिया के साथ ले लेंगे तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर सामने आया, ये अच्छी बात थी इस थ्योरी से। और देखिए, थ्योरी में लिमिटेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि थ्योरी बेकार हो गई। उस थ्योरी ने आपको कुछ ना कुछ तो दिया ही है। ठीक है, उस थ्योरी ने एटलीस्ट ये बताया कि जो प्रोटिक सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें H आयन होते हैं या नहीं होते हैं, उनको एसिडिक बेसिक नेचर उनका डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, इस थ्योरी के बेसिस पे। लेकिन किनका नहीं किया जा सकता? एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं, उसके लिए कोई दूसरी थ्योरी आएगी। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या एक्सप्लेन इस थ्योरी से नहीं हो पा रहा था, सिर्फ क्या एक्सप्लेन हो पा रहा था, जहाँ कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बन रहे थे वो तो एक्सप्लेन हो जा रही थी बात, लेकिन बाकी बात एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। तो दूसरी लिमिटेशन इसकी ये थी। नेक्स्ट थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं, द लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो गिलबर्ट एंड लुईस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1938 में इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी एसिड और बेस थ्योरी की, जो कि बेस थी किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इन्होंने प्रोटॉन, OH, हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब इस सब की बात ही नहीं करी, इन्होंने सीधे किसकी बात करी? इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस और डोनेशन, इन दोनों की बात करें तो इन्होंने क्या कहा? एसिड वो होंगे जो कि एक्सेप्ट करेंगे, इसको C बना दीजिए, एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, एसिड्स वो होंगे जो कि एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को, और बेस वो होंगे जो कि डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, जैसे कि देखेंगे HCl और NH3 के बीच का देख लेते हैं। नाइट्रोजन 2 लोन पेयर होते हैं, पता है हमें, NH3 लगा दो इसको। ठीक है, एक हो गया हमारे पास क्या है? HCl। यहाँ किसके पास है लोन पेयर? कौन ले रहे, कौन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये लोन पेयर नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा है, तो कौन लेगा? ऐसे कोशिश करेगा लोन पेयर लेने की, ये लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि इससे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्लोरीन भाई साहब हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग होने की कोशिश करेंगे, तो होता क्या है? NH हाइड्रोजन इधर आ गए, और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया एक ने और एक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो HCl ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और NH3 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो जिसने डोनेट किया है वो बेस कहलाएगा, और जिसने एक्सेप्ट किया है वो एसिड कहलाएगा। इन्होंने यही बोला था। ठीक हो गया। अब एक रिलेशनशिप देख लेते हैं हम बिटवीन लुईस थ्योरी एंड ब्रॉन्स्टेड-लियोरी थ्योरी के बीच में। सिर्फ OH की बात करते हैं, एक इसका वो बना लेते हैं डायग्राम। ऑक्सीजन है, ठीक है, OH को अगर हम इसका
इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल डिफाइन करना चाहें तो ये कैसे मेंटेन होगा? ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4, इसको किसी और कलर से करती हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ये। और इसको कौन लेके क्या लेके घूम रहे हैं ये? दो जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो किसने शेयर किए? हाइड्रोजन ने शेयर कर लिए हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे। तो अगर इस फॉर्म में OH आयन घूम रहा है तो इसके पास कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने के लिए। तो इस तरह से जो OH आयन है वो क्या साबित हुआ? बेस साबित हो रहा है अपने आप में ही, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है और डोनेट करने के लिए तैयार है इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए ये बेस की तरह इसको हम देख सकते हैं। तो लुईस थ्योरी से ये एक्सप्लेन हो गया कि कैसे OH हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो इटसेल्फ अ बेस, राइट। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल हैं, अमोनिया के साथ भी देखें, और इटसेल्फ अगर वाटर को भी देखें तो वाटर में इलेक्ट्रॉन डोनेट भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें दिखाई देंगी। अगर इस शेल को वाटर की देखा जाए, यहीं पर एक और हाइड्रोजन लगा दीजिए तो वाटर बन जाएगा, यहाँ एक और हाइड्रोजन लगा दो तो वाटर बन जाएगा। अब यहाँ डोनेट करने के लिए भी है और एक्सेप्ट करने के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ अगर डोनेट कर रहा है तो हाइड्रोक्सिल आयन आपका बन जाता है, ठीक है। ये बन गया आपका H3O3 H3O प्लस, चार्ज और लगा दीजिए इस पर। तो यानी कि ये डोनेट किया, इस वाटर के मॉलिक्यूल ने डोनेट किया। अब डोनेट कर रहा है इसका मतलब इस समय किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये बन गया हमारा, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोनियम आयन सॉरी। तो रिगार्डलेस द एक्वस मीडियम एंड एनी अदर मीडियम, ये थ्योरी जो थी सक्सेसफुल थी। लुईस एसिड बेस टाइट्रेशन कैरी आउट करे जा सकते थे वैरायटी ऑफ सॉल्वेंट्स में, जो कि ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी अगर हम बात करें, एनीनियस थ्योरी बात करें, उन्होंने एक्वस सॉल्यूशंस की ही बात की थी जनरली। और लेकिन ब्रॉन्स्टेड लुईस थ्योरी जो है वो हमारी वैरायटी ऑफ सॉल्वेंट्स इसमें यूज़ किए जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी एडवांटेज क्या था? इन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पर। जब एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से क्या है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने की वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं। तो जब हम बात करते हैं ना लुईस एसिड और लुईस बेस की, तो जहां हमें दिखेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है हम उसे क्या देंगे? लुईस बेस, क्योंकि लुईस ने कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रॉन डोनेशन का। दो से लुईस बेस और लुईस एसिड के नाम से हम इसीलिए ऐसी नाम आप सुनोगे ना, ये लुईस एसिड है, लुईस बेस है। तो लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा और लुईस बेस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। अब आती है लिमिटेशन की बात। तो इन जैसे दो बेस हैं, कोई भी दो बेस हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने सीधे सीधे उसको बेस कह दिया। तो इसकी लिमिटेशन ये थी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो थी आपस में बेस की, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन सा वीक बेस होगा, ये डिफाइन नहीं कर पाए थे इस थ्योरी की हेल्प से। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ लिमिटेशन क्या हो जाएगी? रिलेटिव strength of acid and base cannot be explained by this concept. नेक्स्ट हमारी एक थ्योरी आती है सैनोविच थ्योरी, जिन्होंने सैनोविच ने 1934 में थ्योरी दी थी, जो कि एक मॉडिफाइड वर्जन है आपकी लुईस कंसेप्ट का, लुईस थ्योरी का एसिड बेस के। इन्होंने सिर्फ क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह उसको मोर एक्सेप्टेबल वे में कहा कि कैटाइन और एनाइन का जनरेशन होता है। तो इन्होंने कहा कि एसिड वो स्पीशीज़ होती हैं, ऐसी केमिकल स्पीशीज़ होती हैं जो कि बेस के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो कैटाइन देती हैं, ठीक है।
अब कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो कैटाइन देती हैं तो इसे कह सकते हैं कैटाइन एक, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला कैटाइन देती हैं और एक्सेप्ट करते हैं क्या, एनाइंस, नेगेटिव चार्ज वाला एनाइंस एक्सेप्ट करते हैं। तो इस टाइप के जो स्पीशीज होती है वो एसिडिक होगी। बस इन्होंने यही कहा था सैनोविच ने। और बेस के लिए इसका वाइस वर्सा कर लेते हैं। बेस इज अ केमिकल स्पीशीज दैट रिएक्ट विद एन एसिड एंड गिव्स एनाइंस और इलेक्ट्रॉन्स और कंबाइंस विद कैटाइन। ओके, नेक्स्ट एक थ्योरी आती है आपकी लक्स फ्लड कंसेप्ट। तो ये जो लक्स ने सपोर्ट किया, लक्स जो कि सपोर्ट किया जिनको फ्लड ने 1929 में लक्स ने कहा था और सपोर्ट किया गया था 1947 में बाय फ्लड के द्वारा। तो इन्होंने एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया एसिड बेस रिएक्शन में विद रेस्पेक्ट टू ऑक्साइड आयन। इन्होंने किसकी बात करी, ऑक्साइड आयन की बात करी, ठीक है। तो ऑक्साइड आयन की बात करके इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एसिड जो होते हैं वो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होते हैं और बेस जो होते हैं वो ऑक्साइड आयन डोनर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे लेक्चर को समराइज करें और एक टेबल जैसी बनाने की कोशिश करें तो उसमें हम क्या देखेंगे, नेम ऑफ थ्योरी लिखें और एसिड और बेस लिख दें। तो अर्हीनियस थ्योरी में हाइड्रोजन आयन डोनर के बारे में बात की गई, ठीक है। एसिड होते हैं हाइड्रोजन आयन डोनर और बेस होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन डोनर। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की बात की गई थी अर्हीनियस थ्योरी के अंदर। ब्रोंस्टेड थ्योरी के अंदर प्रोटॉन की बात करी गई कि एसिड होंगे प्रोटॉन डोनर और बेस होंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर। लुईस थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात की गई जिसमें कहा गया कि एसिड होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और बेस होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ऐसे ही सैनोविच थ्योरी में इन्होंने कहा कैटाइंस और एनाइंस की बात की जिसमें इन्होंने कहा एसिड्स होंगे कैटाइन डोनर एंड एनाइन एक्सेप्टर, जबकि बेस होंगे कैटाइन एक्सेप्टर एंड एनाइन डोनर। लक्स फ्लड थ्योरी की बात करें तो इसमें था ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर्स होंगे एसिड्स और ऑक्साइड आयन डोनर होंगे बेस, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा समराइज फॉर्म में आपके थ्योरीज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट, बाय।